हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अंशु कुमार झा है और मैं आपको ओमेगा प्रो क्लासेस से आज फिजिक्स के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं जो यहाँ टॉपिक सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये आपके 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। तो बेसिकली आज जो है ये इंट्रोडक्टरी क्लास ही होने वाली है, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिलिमिनरी टॉपिक है आपके 12th क्लास का, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसका जो है एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग बृहत उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का जैसे कि नाम में ही जाहिर है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मीनिंग सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो जो बना हुआ है वो शब्द है इलेक्ट्रॉन से आया है। एंड जो स्टैटिक्स है ये डायनामिकल सिस्टम, कोई बॉडी अगर मोशन में है और किसी टाइम फ्रेम में किसी स्पेस में वो मूव कर रहा है, तो उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं मोशन का, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का एक कंडीशन है स्टैटिक्स। इसको बेसिकली समझना हो तो ये समझिए कि कोई बॉडी अगर अपने स्टेट को रेस्ट रखता है, या फिर कभी कभी जो कोई बॉडी इतना स्लोली मोशन करता है कि जिसे आप नेग्लेक्ट कर सके, तो उस कंडीशन, उस डायनेमिक के कंडीशन को कहते हैं स्टैटिक्स। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये जो टर्म है ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो सबसे वाइटल कंडीशन इलेक्ट्रॉन लेके आता है वो है उसका चार्ज। अब कोई भी बॉडी हो, चाहे खासकर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है उसके चार्ज के नेचर के। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, वो उसका प्रॉपर्टी है चार्ज। इस पूरे चैप्टर में चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी भी तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी बॉडी हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी डिस्कशन होगा वो होगा चार्ज। एंड द कंडीशन ऐड कर देते हैं हम लोग स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है डायनेमिक्स का वो कंडीशन जहां पे वो बॉडी आपको होगा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्लोली मूविंग कंडीशन। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखेंगे और तब हम लोग इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते चलेंगे। तो बेसिकली अब जब डिस्कशन चार्ज के हो रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा चार्ज के बारे में और जानना होगा कि चार्ज क्या होता है। अब इसका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि चार्ज ये होता है, चार्ज को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, चार्ज से ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको एक प्रिलिमिनरी डेफिनेशन देने को कहा जाए तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? अब इसका कई बार हम लोग इसके अमाउंट से बोलते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है, लेकिन इससे डेफिनेशन कभी कभी क्लियर नहीं होते हैं। इसका जो सबसे बेसिक डेफिनेशन हो सकता है, जो इसको पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता है, वो सिंपल ये है कि इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। इंट्रिंसिक मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, तो पेन की एक प्रॉपर्टी है कि इससे कलर इमिट होते हैं और ब्लैक बोर्ड पे, या सॉरी इस बोर्ड पे हम लोग लिख पाते हैं। तो ये इस पेन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब इससे हटाया नहीं जा सकता, आप कुछ भी कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को नहीं हटा सकते, क्योंकि पेन है तो उसका काम ही है लिखना। उसी तरीके से अगर हम लोग खासकर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में से इस प्रॉपर्टी को, जिसको हम लोग चार्ज कह रहे हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ कि ये बिल्ड इन है। बिल्ड इन मतलब ये पहले से ही उसके साथ मौजूद है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। सिंपल बात है। अब हम लोग ये जान गए कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज एक बॉडी का, तो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे मैं खासकर बॉडी बॉडी बार बार नहीं कहूँगा, अभी समझने में दिक्कत हो तो हम लोग सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही एक सिस्टम यहाँ मान लेते हैं। तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब उससे रिलेटेड जो गुण आप देख सकते हैं नेचर में।
तो पहला है इसका नेचर। तो नेचर मैंने अभी अभी डिस्कशन किया कि ये इंट्रिंजिक होगा, और इंट्रिंजिक होने के साथ साथ इसका जो कैटेगराइजेशन है ये दो तरीके का हो सकता है। एक हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब दो कैटेगरी में आप बेसिकली चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये दो कैटेगरी सबसे पहले देखी कब गई होगी, कैसे पता चला होगा कि ये दो ही कैटेगरी में होता है, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती? तो देख के तो किसी भी चार्ज बॉडी को आप पता नहीं कर सकते कि हाँ वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना जाने। तो बेसिकली जब इसकी स्टडी की गई होगी शुरुआत के समय में, तो अगर वो एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कागज ले लीजिए, ठीक है, या ये एक वुलन शीट है, मान लीजिए एक वुलन शीट है, वुलन शीट है ये, ठीक है, और आप इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। बेसिकली रब करने के बाद जैसे ही आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े इसके तरफ लाते होंगे, ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में भी किया होगा, तो ये चार्ज होने के कारण ये सारे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये चार्ज बॉडी में ऐसा क्या था जिसके कारण सारे टुकड़े चिपक गए? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी वुलन शीट को आप एक बार रब करें, ठीक है, और दूसरे पहला वाला जो आपका वुलन शीट है उसके नजदीक लाने का प्रयास करें। इस बार क्या देखेंगे आप, अगर बहुत ही ज्यादा आपने रब किया है और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो हल्का हो सकता है कि आपको वहां रिपल्सिव फोर्स जैसा दिखे, आपको लगेगा कि ये जो पहला सीट है वो दूसरे सीट को कहीं ना कहीं अपने से दूर कर रहा है। तो अब समझने की बात है कि आप लोग भी कहेंगे कि हाँ इस केस में भी चार्ज यहाँ पे कहीं ना कहीं से ब्रिंग फोर्थ होके आ गया, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं से चार्ज आ गया, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में, दोनों के इंटरेक्शन में इस बार अंतर आ चुका है। तो पहला केसेज को जब डील करना चाहे तो हुआ यह है कि जैसे ही आपने वुलन शीट को रब किया, यहाँ एपियर्स हुए पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही आपने यहाँ से कोई छोटे छोटे टुकड़े कागज के डालने चाहे तो यहाँ पे मोमेंटली निगेटिव चार्ज एपियर हो गया उस कागज के टुकड़े पे, और तब वो जाके आपस में ऐसा इंटरेक्शन हुआ, अब उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि कैसा टाइप का इंटरेक्शन हुआ, जिसके कारण वो उस पर चिपक चुका है। दूसरे केस में देखते हैं, आपने पहले से ही एक रब शीट रखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से ही एपियर है। दूसरा रब शीट भी आपने लाया, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही आपने, मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, दोनों लाइट वेट है, और बस दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फील कीजिएगा कि यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, रिपेल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो दूसरे केस में ये दूर हटा रहे हैं, तो एक केस में वो खींच रहा है, दूसरे केस में दूर हटा रहा है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, इसी तरीके की प्रॉपर्टी का जब स्टडी किया गया तो ये पता किया गया जो चार्ज बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव नेचर का, उसका नाम दिया गया है पॉजिटिव नेचर का, और दूसरा हो सकता है निगेटिव नेचर का। जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इस पे चार्ज होता है आपको, वो होता है निगेटिव नेचर का। और एक दूसरे आप सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, इस पे चार्ज होता है, वो होता है पॉजिटिव नेचर का। तो बेसिकली इसका जो नेचर है वो दो तरीके से, बिहेवियर के बेसिस पे दो तरीके से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ओके, अब हम लोग इसके अगली जो प्रॉपर्टी के तरफ मूव करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन। ओके, अगली प्रॉपर्टी है इसका क्वांटाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है कि क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है? जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि आप इस सीट से रब कर रहे हैं और इस सीट को पॉजिटिव चार्ज एपियर हो जा रहा है, और यहाँ इस छोटे से कागज के टुकड़े पे नेगेटिव चार्ज एपियर हो जा रहा है, और उसके बाद दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अब एक आदमी या कोई स्टूडेंट आपसे ये पूछने की कोशिश करेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सचमुच में उस पे चार्ज एपियर हुआ, या फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसका कितना क्वांटिटी एपियर हुआ। तो बेसिकली आपको उसको क्वांटिफाई करने के लिए, बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि हाँ, जैसे कि सिंपल बात है, आप यहाँ से कहीं भी, मान लीजिए आप यहाँ से पुणे जाना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस यहाँ से
1000 किलोमीटर है मान लीजिए, तो आप जब किसी को रेंडम कहते हैं कि 1000 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, तो उसका सेंस सिंपल आता है कि 1 किलोमीटर इज द यूनिट, और उसके टाइम्स में आप मल्टीपल करते हुए ले जाते हैं, तो बताइए 1000 टाइम्स इट्स अ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 टाइम्स को जब आप मल्टीप्लाई कर दिएगा तो वो 1000 किलोमीटर बनेगा। तो यहाँ पे भी सवाल आता है कि जब हम अमाउंट का डिस्कशन करेंगे, तो उस अमाउंट का डिस्कशन करते समय हमको एक क्वांटिटी की, एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके बेसिस पे बाकी सारे अमाउंट को निर्धारित किया जा सकता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए इसका बेसिक हमको बताइए कि ये बेसिकली अगर हम लोग किसी एक सब एटॉमिक पार्टिकल को पकड़े तो उस पर यूनिट चार्ज कितना हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एक बृहद सेंस और भी है क्वांटाइजेशन का। क्या सेंस है? जैसे आपने कई बार ये सुना होगा, अब ऐसे ऑब्वियसली आप 12th क्लास में है तो चार्ज के बारे में पहले भी सुन रखा होगा, 11th में भी सुन रखा होगा, 10th में भी सुन रखा होगा। आप कई बार इसके अमाउंट को ऐसे लिखते हैं 1 कूलम। क्लियर? दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड कहिए या फिर इसका एक मैथमेटिकल यूनिट कह दीजिए। और ये जो कूलम है, ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन है यूनिट चार्ज का, ऑफ यूनिट चार्ज। ठीक है, अब आपने ये +1 कूलम पहले भी देखा होगा। ये तो एक कांस्टेंट टर्म है 1, एंड इससे कूलम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट चार्ज। की कूलम रहेगा तो उसको यूनिट हम लोग बोलते हैं। अब सिंपल सेंस आता है क्वांटाइजेशन कहने का, ये मतलब है कि जब आप किसी बॉडी को, ध्यान से सुनिए, जब आप किसी बॉडी को मान लीजिए उस पर +Q कूलम चार्ज है, ब्रेक करे, ब्रेक करे, और इतने हद तक ब्रेक करे, करते जाए करते जाए करते जाए इस +Q कूलम चार्ज को, तो देयर विल बी एन एक्सटेंट कि जब आप एक यूनिट, जब आप एक यूनिट चार्ज के रीजन में पहुंच जाएंगे, और फर्दर जब आप उसको ब्रेक करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे कि उससे छोटा कोई और क्वांटिटी मिल जाए, तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड दैट छोटा क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बेसिकली जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को अगर ब्रेक करना चाहे तो आप उसको नहीं कर सकते। अब उस यूनिट चार्ज जिससे फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसका सिंपल मीनिंग है कि ये जो +Q कूलम का कोई भी बॉडी था वो किससे मिलके बना होगा? दैट विल बी मेड अप ऑफ यूनिट चार्ज। और उसी यूनिट चार्ज को हम लोग इंटीग्रल करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा फर्दर? +Q कूलम चार्ज। तो हम यहाँ से एक टर्म को देख सकते हैं कि अगर हमको +Q कूलम चार्ज को टोटल लिखना हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है N×E, जहाँ पे E क्या है आपको? चार्ज ऑफ यूनिट। ठीक है, और n क्या है? कोई फर्दर नंबर हो सकता है जो आपको बताएगा कि इतना इंटीग्रल टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको ये टोटल चार्ज मिला। तो चार्ज किसी बॉडी पे जब भी आपको मिलेगा तो दैट विल बी इंटीग्रल n टाइम्स मल्टीपल ऑफ द यूनिट चार्ज। अब आप पहले से ही ये बात जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे और सिंगल प्रोटॉन पे जो चार्ज इंबेडेड होता है बाय नेचर, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज। ठीक है, और कोई भी सिस्टम होगा चार्ज का, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ यूनिट। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। सिंपल। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग रिलेट करके कर सकते हैं कि मान लीजिए इफ यू हैव +10 कूलम चार्ज, then find the number of entity
entity by which it is composed. ओके ये सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर आपको टोटल कोई बॉडी है जिसमें 10 कूलॉम चार्ज है, तो आपको बताना है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के टर्म में कितना एंटिटी से वो मिलके बना हुआ है। तो मैंने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे क्वांटाइजेशन के, Q इक्वल टू एन ई, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब Q को टोटल चार्ज कितना है आपका 10 कूलॉम, N क्या है आपका वही टोटल नंबर ऑफ एंटिटी जो आपको निकालने हैं। और सवाल उठता है ई के बारे में तो मैंने बताया नहीं कि वो जो बेसिक यूनिट है जिसको कह रहे हैं कि इससे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये जो यूनिट आपने फाइंड कर लिया है इसके वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, एंड दैट इज 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन इक्वल टू क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 एंड इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटिटी जो सब एटॉमिक पार्टिकल से वो मिलके बना होगा कोई भी बॉडी, उसका आपको अमाउंट पता चल गया, दैट विल बी 1 बाई डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻18। ओके तो हम लोग बेसिकली अब अलग पिछला प्रॉपर्टी जो हम यहाँ से छोड़ चुके हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये बेसिक नेचर पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन पढ़ चुके हैं। अगला जो नेचर होता है चार्ज का वो होता है एडिटिव। यस, चार्ज जो बेसिकली है वो आपको एडिटिव भी हो। एडिटिव का सिंपल मतलब है कि दो बॉडीज के चार्ज को या दो सिस्टम के चार्ज को आप सिंपली अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है, उसी पेज पे, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है, इट्स ए, जिस पे आपको 10 माइक्रोकूलॉम चार्ज एम्बेडेड है, और एक दूसरी बॉडी है बी जिस पे -20 माइक्रोकूलॉम चार्ज एम्बेडेड है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों बॉडी को एक वायर के थ्रू ऐसे जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो एक पे +10 माइक्रोकूलॉम है, एक -20 माइक्रोकूलॉम है। तो बेसिकली ये आप भी जानते होंगे, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो पोटेंशियल रिलेटेड है, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, कि यहाँ कहीं ना कहीं चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चार्ज जो है वो डायनेमिक स्टेट में नहीं रह जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा और उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगा। तो बेसिकली होगा क्या, जब चार्ज आपको आइसोलेटेड था, ये एक अलग सिस्टम था, बी एक अलग सिस्टम था, फिर उस कंडीशन में हमने इसको वायर के थ्रू जोड़ दिया, और उसके बाद चार्ज जो है अपना स्टैटिक नेचर को छोड़ के फ्लो में आ गया, और ये B2A फ्लो करने लगा। कुछ समय के बाद फिर से वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगा, और उस स्टेट में आने के बाद जो नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का, ए एंड बी, इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज हम लोग देखेंगे वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी, एंड दैट इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली जब आप किसी भी सिस्टम का चार्ज निकालेंगे तो चार्ज बेसिकली एडिटिव होगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल फॉलो करेगा एडिशन का, बाय द साइन ऑफ इट्स नेचर। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर निगेटिव नेचर का है तो निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली अल्जेब्रिकली ऐड होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है चार्ज के बारे में कि चार्ज अल्जेब्रिकली बेसिक हम लोग इसको ऐसे ही क्यों ऐड करते हैं, वेक्टर की तरह क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो चार्ज बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है,
और स्केलर क्वांटिटी आप जानते ही हैं कि अलजेब्रिक सम को ही फॉलो करता है। इसके कारण से भी चार्ज जो होगा वो सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द सिस्टम्स इंटिटीज। ठीक, अगला जो इसके प्रॉपर्टी है दैट इज अ कंजर्वेटिव लॉ, कंजर्वेशन लॉ, मतलब ये सिंपल कंजर्वेशन लॉ जो है उसको फॉलो करता है। अब ये कंजर्वेशन लॉ क्या है, इस पे भी एक नजर आप इस पीपीटी के थ्रू डाल सकते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए, मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया गया, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें डिफरेंट एंटिटीज है, इस पे एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी, एक बॉडी है डी, और चारों के अलग अलग अमाउंट के चार्जेस चारों पे एम्बेडेड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप होल सिस्टम का चार्ज पूछेगा कोई आपसे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, चारों एंटिटी को ऐड कर देंगे बाय अलजेब्रिकली सम। अगेन अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपने इस पूरे सिस्टम ए बी सी डी से बना हुआ जो सिस्टम है उसको आइसोलेट कर दिया रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से, आइसोलेट, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, और उसके बाद किसी अगला टाइम फ्रेम में, किसी मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद आपसे कोई अगर पूछेगा कि अब बताओ वो चार्ज का जो अमाउंट पहले जो कुछ भी था ऐड होके प्लस क्यू कूलम था, तो अब 10 साल बाद वो कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, तब भी आप यही जवाब देंगे कि वो प्लस क्यू कूलम ही होगा, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली एक किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा, जब तक उसके नियम है, एक रूल फॉलो करेगा, जब तक वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं करे तब तक, ठीक है। तो होल ऑफ द सिस्टम, कोई अगर ये ABCD एक पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा जब तक ये इंटरेक्शन करना शुरू नहीं कर दे किसी भी बॉडी से। अगर आप आइसोलेटेड रखते हैं तो चार्ज हमेशा पूरे सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव लॉ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलोड होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, हमेशा कंजर्व दिखेगा आपको, ठीक है। अगली इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स इंटरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस इंटरेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इस पीपीटी पे ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले देखा कि चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, उसमें से एक प्रॉपर्टी इसका जो सब आगे बहुत काम आने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का, दैट इज इट्स इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी। अब आप पहले ही जान चुके हैं चार्ज दो तरीके के होते हैं जो नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही आप किसी पॉजिटिव चार्ज का डिस्कशन शुरू करते हैं और किसी निगेटिव चार्ज का डिस्कशन शुरू करते हैं, इंटरेक्शन स्वाभाविक बात है उनमें बनना शुरू होगा। मान लीजिए प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, अब इसके और कोई दूसरा चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन बनना शुरू होगा, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन का जो नेचर होगा ये इसी बात पे सिर्फ डिपेंड करेगा कि यहां पे चार्ज का नेचर क्या है, और आप जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं उस टेस्ट चार्ज का नेचर क्या है। तो अगर इसका नेचर पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी आप पॉजिटिव ला रहे हैं, तो एक तरीके का जो इंटरेक्शन यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, वो रिपल्सिव टाइप का बनेगा। मतलब ये दोनों बॉडी जो प्लस क्यू कूलम चार्ज रखे हुए हैं और जो टेस्ट चार्ज आप ला रहे हैं +1 कूलम का, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन शुरू होगा वो बेसिकली रिपल्सिव नेचर का होगा। और जब आप -q कूलम चार्ज के करीब +1 कूलम चार्ज को लाएंगे, तब जो इंटरेक्शन उन दोनों के बीच बनेगा, जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज का यहाँ पे नेचर कैसा है। अगर यहाँ पे जो आप -q चार्ज है वो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन के साथ है, निगेटिव साइन के साथ है, और जो टेस्ट चार्ज आप ला रहे हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इन दोनों के बीच का जो अब इंटरेक्शन शुरू होगा वो शुरू होगा आपको अट्रैक्टिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। जो भी अमाउंट है वो तो बात की बात है, आपको अगर सिर्फ इंटरेक्शन का नेचर जानना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों सिस्टम का, दोनों बॉडी का चार्ज का नेचर देखेंगे, उससे आप इंटरेक्शन की बातें जान सकते हैं। तो इंटरेक्शन दो तरीके के होंगे, एक आपको दिखेगा पॉजिटिव
और दूसरा दिखेगा, सॉरी, एक होगा आपको दिखेगा रिपल्सिव और दूसरा आपको दिखेगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थे चार्ज के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रॉपर्टीज है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि फर्दर जितने भी क्लासेज होंगे ये बार बार उसमें आपको रिपीट होते चलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक है बेसिकली आपको पढ़ना है, वो है कूलॉम्स लॉ। ओके, जैसा कि आपने इस पूरे चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे, तो चार्ज के स्टैटिक होने के जो भी बिहेवियर होगा उस सब का डिस्कशन करेंगे। और स्टैटिक होने का जो बिहेवियर है वो शुरू होता है इंटरेक्शन से। हमेशा समझिए, अगर ये एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरा चार्ज बॉडी है और दोनों को आपने स्टैटिक रखा है, तो शुरुआत में इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होंगे और उस इंटरेक्शन के होने के कारण ही जो अलग अलग फिजिकल फिनोमेनाज है जिसका डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे वो शुरू होंगे। तो सबसे पहले जरूरी है दो चार्ज बॉडी के बीच इंटरेक्शन का होना। ठीक है, अब इंटरेक्शन जब शुरू होंगे तो आपने ये पहले भी सुन रखा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज के करीब तो फोर्स लगाता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव के करीब तो फोर्स लगाता है। कैसा नेचर होता है वो भी आपने पहले ही जान रखा होगा 10th क्लासेज में ही। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगा और उन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, उसका क्वांटिटिवली एनालिसिस करना होगा कि कितना फोर्स लगेगा। अब इंटरेक्शन शुरू हुआ है, इंटरेक्शन शुरू होने के उस रीजन में आपको एनर्जी का चेंजेस दिखेंगे। जिस तरह की एनर्जी हो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चेंज होंगे, आगे हम लोग देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। उस एनर्जी के चेंज होने के कारण जो वहां पे फोर्स आपको जनरेट दिखेगा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया है कूलॉम्स लॉ के द्वारा। कूलॉम्स आप बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिवली बताया कि अगर दो चार्ज बॉडी आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का क्वांटिटेटिव वैल्यू अमाउंट क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। तो बेसिकली टेल्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी। ओके, इट्स अ क्लियर। इंटरेक्शन का मैं मतलब बता दूं, यहाँ पे हम लोग फोर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्वांटिटेटिव वैल्यूज बताएगा कि हाउ मच, कितना अमाउंट लग रहा है बेसिकली। एंड दूसरा आपको नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स का सिंपल मीनिंग है कि इसके थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्शन कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन कर रहा है, या दोनों का नेचर कैसा है, मतलब डायरेक्शन कैसा है। अगर जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलॉम और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलॉम। अब इन दोनों +1 कूलॉम, ये एक बॉडी हुआ, एक चार्ज बॉडी, ये दूसरा चार्ज बॉडी हुआ। अब इन दोनों के बीच जैसे ही इंटरेक्शन शुरू हुआ इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाना शुरू किया। अब फोर्स लगाना शुरू किया तो आइदर इट विल बी रिपल्सिव, जिसका डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, और आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव। तो कूलॉम्स लॉ क्वांटिटेटिव वैल्यू के साथ उसके नेचर को भी डील करेगा कि रिपल्सिव होगा और अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल व्यूज कि कैसे ये आपको एक क्वांटिटी लाके देता है उस रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स का। मान लीजिए एक सिनेरियो को यहाँ पर आप लोग देखिए, ये एक बॉडी है, इट्स अ फर्स्ट बॉडी, इट्स अ सेकेंड बॉडी। ये दोनों बॉडी एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आ चुकी है, जिसपे एक पे +q चार्ज है, दूसरे पे भी +q कूलॉम चार्ज में रख देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन शुरू हुए, इंट्रैक्शन शुरू होंगे तो दोनों के बीच फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, और फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा। अभी आप लोग जान चुके हैं कि अगर ये +q चार्ज है, ये भी +q चार्ज है, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलना शुरू करेगा। फाइनल जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो सेपरेशन मान लेते हैं r है। वन फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। तो कूलॉम साहब कहते हैं कि जो पहला बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगा F12, फोर्स तो आप लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़ के आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल भी आपको दे दिया है कि इट्स अ फोर्स F12, जो आपको पहला फोर्स है। या इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा तो मैं 12 बोलूंगा, या फिर कह सकता हूं कि सेकेंड बॉडी पे पहले के द्वारा फोर्स। ठीक है, तो जो F12 फर्स्ट बॉडी सेकेंड पे लगाएगा
दैट विल बी इक्वल टू द सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे लगाएगा। ये तो न्यूटन आपको थर्ड लॉ से आ गया था कि ये बॉडी अगर इसके साथ F12 फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, तो सेकेंड बॉडी पे सेम अमाउंट का आपको फोर्स लगेगा, दैट इज F21। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। जो अमाउंट ऑफ चार्ज पहला बॉडी रखा है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज सेकेंड बॉडी रखा है, इन दोनों अमाउंट ऑफ चार्जेज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनके अमाउंट कितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स आपको ज्यादा होगा। सो इट्स अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज ऑफ द टू सिस्टम, सिंपल। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू सिस्टम, जिसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, जैसा कि फॉलोज होता है, आपको अपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। हालांकि वहां पे चार्ज के जगह आपको मासेज आ जाते हैं और डिस्टेंस डिपेंडेंट तो वो भी फोर्स था। सेम एनालॉगस फोर्स आपको कूलॉम फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, जो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू। ठीक है, बेसिकली 1/r²। अब इसको हम लोग कम्यूट कर दे, एक साथ ला दे, फोर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू फोर्स 2/1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड डिवाइडेड बाय r²। r² क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो बेसिकली फोर्स तो डिपेंड्स कर रहा है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन क्या है। अब उसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी तो एक कांस्टेंट रहेगा। अब वो कांस्टेंट जो टर्म है वहां पे हम लोग कर देते हैं k। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं k, एंड दैट्स k इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है बेसिकली ये k आपको मीडियम डिपेंडेंसी को बताता है। जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा होगा तो वहां पे ऐसा दिखा होगा कि यहाँ पे M1 M2 होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू G(m1 m2/r²)। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस यहाँ पे जो फोर्स है वो आपको डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मासेस के प्रोडक्ट पे, डिस्टेंस पे और जी पे। जी क्या है आपको, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन आपने ये भी जाना होगा कि जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती। वो हमेशा, आप किसी सिस्टम में देखिए, कहीं पे जाके देखिए, वो वैल्यू उतनी ही रखी जाएगी। बस इन दोनों में जो छोटा सा अंतर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो यही आ रहा है कि ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा मीडियम में। बेसिकली आप चार्ज जो रख रहे हैं, इंटरेक्शन जो हो रहा है, उन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड करेगा इस k का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है 1/4πε0 और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिटिविटी सिंपली अब आप ये भी समझिए कि कोई मीडियम अपने से उस इंटरेक्शन के जो इफेक्ट है उसको कितना हद तक, किस हद तक पास करने देगा, उसी से तय होता है ये ε0। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होने जा रहा है। और जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, ε0 की वैल्यू चेंज होगी, ε0 की वैल्यू चेंज होगी तो k की भी वैल्यू चेंज होगी, और जब k की वैल्यू चेंज होगी तो आपको वहां पे अलग अमाउंट का फोर्स दिखेगा। तो सिंपल जो मैंने कहा आपको कि कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में जो अंतर है वो बेसिकली इसी बात का है, जो मेन अंतर कि ये किसा है, ये बेसिकली आपको डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये एक प्रॉपर्टी ये जरूर फॉलो करती है कि ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मीडियम डिपेंडेंसी फोर्स होती है तो किस तरीके से मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहेंगे मीडियम में किस तरीके से डिपेंडेंसी हो सकती है। मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम मैं इसको कहूँगा, या इसको स्पेसिफिकली मैं नाम ही दे देता हूँ, ये एयर है। ठीक है, यहाँ एक चार्ज रखा गया है +q कूलॉम,
दूसरा चार्ज रखा गया है प्लस क्यू कूलम, और यहाँ एयर भरा हुआ है इस पूरे मीडियम में। इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन शुरू होंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करेंगे, और फोर्स आपको सिंपली ऐसा लिखा जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और उस के की जो वैल्यू आप लिखेंगे इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बेसिकली है इसको हम लोग बोलते थे, अभी हमने अब नाम लिया था परमिटिविटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या रफली हम इसको एयर के लिए भी यूज कर लेते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो मान लीजिए आपने क्या किया, इन्हीं दो चार्ज बॉडी को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर इम्बेड कर दिया। यही दो चार्ज बॉडी है, एक सॉलिड के अंदर आपने इम्बेड कर दिया। यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, आर ही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम था, आर। इस कंडीशन में जो आप फोर्स लिखेंगे दैट इज द के Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई। अब आप वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी बताता है फ्री स्पेस या रफली एयर का। एयर के लिए भी अप्रॉक्स उतनी ही होती है, तो मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम चेंज कर दिया, ये जो टर्म था आपको परमिटिविटी के वैल्यू अब इस पूरे के पूरे मीडियम के लिए चेंज होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो आपको हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। जो भी होगा रेंडमली कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी डिफर फ्रॉम दिस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इस कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड आएगा, और इस कंडीशन में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगा ड्यू टू द एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, वो आपको चेंज मिलेगा। तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक इसी से रिलेटेड हम लोग टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब जनरली जो हम लोग क्या करेंगे, आगे आप क्वेश्चंस भी बहुत सारा देखेंगे, उस सारे क्वेश्चंस में जब आप फोर्स निकालना शुरू करेंगे और जब मीडियम चेंज कर देगा, तो एक टर्म आप लोग बार बार यूज होता देखेंगे, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, ये एक सिनेरियो है बस, कि आपको डायरेक्ट परमिटिविटी किसी मीडियम का नहीं दिया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता ही होता है, उसका वैल्यू मैंने पिछला पेज पे आपको बताया भी था, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी जाएगी, एप्सिलॉन जनरली नहीं दी जाएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे हम लोग इस मीडियम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। दैट इज सिंपली द रेशियो ऑफ permittivity of that medium and the permittivity of the free space. Relative permittivity is defined as the ratio of permittivity of any medium divided by permittivity of the free space. तो सो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या आ गया देखिए, तो एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें, क्वेश्चन में जनरली इसी टर्म में मिलेगा अगर आपको मीडियम चेंज होता दिखाई देगा तो इस केस में जो अब आप फोर्स लिख सकते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय, ओके, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि फोर्स किसी दूसरे मीडियम में जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्री स्पेस है, एयर के अलावा कोई और भी है, वहाँ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।